मध्य एशिया के आसमान में, जहां दुनिया की 3 महाशक्तियों रूस, चीन और अमेरिका की नजरें घड़ी हैं, वहां भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक बाजी खेली है जिसने जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण बदल दिए हैं। यह खेल तजाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आईनी एयरबेस का है, एक ऐसा रणनीतिक ठिकाना जो अफगानिस्तान के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। 2025 की इस सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल में भारत ने चुपचाप इस बेस से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। लेकिन यह कोई मामूली वापसी नहीं है, यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के लिए एक अभेद्य किला तैयार कर दिया है और अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत ने चली ऐसी चाल सेंट्रल एशिया में अमेरिका का निकला दिवाला। ताजिकिस्तान में भारत का चक्रव्यूह पुतिन को मिला तोहफा। सदमे में आया व्हाइट हाउस। अफगानिस्तान के पड़ोस में रूस का राज। भारत ने बिछाई नई बिसात। चीन अमेरिका देखते रह गए। आईएई एयरबेस का खुला राज। भारत के एक फैसले से सेंट्रल एशिया का बदला मिजाज भारत ने छोड़ा। अपना किला रूसी भालू की ताकत देख दुनिया का दिल दहला। अमेरिका की घेराबंदी को भारत ने तोड़ा। पुतिन के लिए सबसे कीमती खजाना छोड़ा। जब दुनिया यह बहस कर रही थी कि भारत यूक्रेन जंग के बाद रूस से दूर जा रहा, तब भारत ने पर्दे के पीछे दोस्ती की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसने व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। भारत का यह त्याग रूस के लिए एक वरदान कैसे बन गया? आखिर भारत ने 20 साल से ज्यादा पुरानी अपनी मौजूदगी को अचानक खत्म क्यों कर दिया? इस बेस के खाली होते ही वहां रूसी सेना ने कब्जा क्यों जमा लिया? क्या यह भारत और रूस की मिलीभगत थी? इस तोहफे के बदले में भारत को पुतिन से क्या मिलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका जो इस पूरे इलाके पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा था, उसे इस खेल से बाहर कैसे फेंक दिया गया? दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए इस पूरे ग्रेट गेम को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आईनी एयरबेस का यह त्याग असल में भारत का विजय पथ कैसे है। सबसे पहले यह समझिए कि यह आईनी एयरबेस है क्या भला? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास मौजूद यह कोई मामूली हवाई पट्टी नहीं है। यह मध्य एशिया का वो रणनीतिक छज्जा है जहां से आप पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों और यहां तक कि चीन के शिंजियांग पर भी नजर रख सकते हैं। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान का पहला दौर चल रहा था, तब भारत ने नॉर्दर्न अलायंस यानी तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले अहमद शाह मसूद के लड़ाकों का साथ दिया था। उस वक्त भारत को एक ऐसे ठिकाने की जरूरत थी जहां से इन लड़ाकों को मदद, हथियार और मेडिकल सप्लाई पहुंचाई जा सके। उस समय पाकिस्तान तालिबान का खुला समर्थन कर रहा था और भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर कर देना चाहता था। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। तब भारत ने 1998 में ताजिकिस्तान के फरखोर में अपना पहला विदेशी बेस बनाया। यह एक छोटा अस्पताल और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह थी। यहां नॉर्दर्न अलायंस के घायल योद्धाओं का इलाज होता था। 2001 में अमेरिका के आने के बाद खेल बदला और भारत ने अपनी नजरें आईएई पर गड़ा दी, जो फरखोर से ज्यादा बड़ा और रणनीतिक तौर पर बेहतर था। भारत ने 2002 के आसपास ताजिकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया और इस उजड़े हुए सोवियत युग के बेस को संवारने का जिम्मा उठाया। भारत ने इस बेस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। इसकी 3200 मीटर लंबी हवाई पट्टी को आधुनिक बनाया, बड़े बड़े हैंगर बनाए और एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर खड़ा किया। भारत का शुरुआती प्लान तो यहां मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात करने का था ताकि पाकिस्तान और चीन पर एक साथ उत्तरी मोर्चे से दबाव बनाया जा सके। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं था। रूस, जो ताजिकिस्तान को अपना पिछवाड़ा समझता है, वो नहीं चाहता था कि भारत वहां स्थायी रूप से लड़ाकू विमान तैनात करें। अमेरिका भी इस बेस पर नजर गड़ाए बैठा था। यह एक ऐसी कशमकश थी जिसमें भारत ने जबरदस्त समझदारी दिखाई। भारत ने इसे एक लड़ाकू बेस बनाने के बजाय एक लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। यहां भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इन हेलीकॉप्टरों का काम ताजिक सेना को ट्रेनिंग देना और अफगानिस्तान में चल रहे भारत के खरबों डॉलर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे सलमा डैम और वहां की संसद को मदद पहुंचाना था। यह बेस
20 सालों तक भारत के लिए मध्य एशिया में पावर प्रोजेक्शन का एक मूक प्रतीक बना रहा। यह भारत की वो आंख थी जो दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। लेकिन 2021 में सब कुछ बदल गया। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को जल्दबाजी में वापस बुलाया और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। जिस नॉर्दर्न अलायंस के सहारे भारत वहां टिका था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी रातों रात शून्य हो गई। अब सवाल यह उठा कि जिस बेस का मुख्य काम अफगानिस्तान को सप्लाई पहुंचाना था, जब अफगानिस्तान में ही भारत का कोई दोस्त नहीं बचा, तो उस बेस का क्या काम? भारत के सामने दो रास्ते थे। या तो ताजिकिस्तान पर अरबों डॉलर खर्च करके इस समझौते को आगे बढ़ाया जाए, या फिर चुपचाप वहां से निकल लिया जाए। 2023 की शुरुआत तक भारत ने अपना सारा सामान, अपने सैनिक और अपने हेलीकॉप्टर वहां से वापस बुला लिया। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे भारत की हार बताया। उन्हें लगा कि भारत ने मध्य एशिया का मैदान छोड़ दिया है, चीन और पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। भारत के बेस खाली करते ही वो हुआ जिसने अमेरिका और चीन दोनों को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक आईनी एयरबेस पर अब रूसी सेना ने कमान संभाल ली है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। यह भारत का अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। इसे समझिए, 2022 से रूस यूक्रेन में एक भीषण जंग लड़ रहा है। अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत ने रूस को आइसोलेट करने, उसे अलग थलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर कोई रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा था। पश्चिम को पूरी उम्मीद थी कि भारत, जो अमेरिका के क्वाड का हिस्सा है, वह भी रूस से दूरी बना लेगा। उन्हें लगा था कि भारत अब अमेरिकी खेमे में पूरी तरह आ चुका है। लेकिन भारत ने न सिर्फ रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता तेल खरीदा, बल्कि अब 2025 में उसे मध्य एशिया का सबसे रणनीतिक एयरबेस गिफ्ट में दे दिया। यह पुतिन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। यह उस वक्त दिया गया तोहफा है जब रूस को दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह बेस रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि रूस के लिए ताजिकिस्तान उसकी सॉफ्ट अंडरबेली है, यानी सबसे कमजोर हिस्सा। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद ISIS के जैसे खूंखार गुटों का खतरा मध्य एशिया में कई गुना बढ़ गया है। रूस को डर है कि यह अस्थिरता ताजिकिस्तान के रास्ते रूस के अंदर तक पहुंच सकती है। रूस की खुद की 2001वीं मिलिट्री डिवीजन ताजिकिस्तान में पहले से मौजूद है, लेकिन INE जैसा आधुनिक बिल्कुल तैयार एयरबेस मिलना, जहां से रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरे अफगानिस्तान पर 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं, यह रूस की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। भारत अगर चाहता तो इस बेस के लिए अमेरिका से मोलभाव कर सकता था। वह चाहता तो चीन को छिड़ाने के लिए इसे किसी और को सौंपने की बात कर सकता था। लेकिन भारत ने यह बेस सीधे अपने दोस्त रूस की झोली में डाल दिया। यह है नया भारत, जो एहसान फरामोशी नहीं करता। यह उसी दोस्ती का हक अदा करना है जो रूस ने 1971 की जंग में अमेरिका का 7वां बेड़ा रोक कर निभाई थी। यह उसी दोस्ती का कर्ज है जो रूस ने कश्मीर के मुद्दे पर UN में बार बार वीटो लगाकर या भारत को परमाणु बम बनाने में मदद करके निभाई थी। आज जब रूस को दुनिया में दोस्तों की जरूरत है, तब भारत ने सीना ठोक कर यह दिखा दिया कि कौन असली दोस्त है। भारत का यह कदम रूस कभी नहीं भूलेगा। यह कूटनीतिक निवेश भारत को आने वाले दशकों में रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसा फायदा दिलाएगा जिसका अंदाजा भी अमेरिका नहीं लगा सकता। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार पर, अमेरिका। भारत के इस एक फैसले से व्हाइट हाउस में जो खलबली मची है, उसे समझना जरूरी है। अमेरिका के होश क्यों उड़े हुए हैं? 2021 में अफगानिस्तान से बेआबरू होकर निकलने के बाद अमेरिका मध्य एशिया में एक नए ठिकाने की तलाश में था। उसका प्लान फेल हो चुका था। उसे एक ऐसा बेस चाहिए था जहां से वो रूस, चीन और अफगानिस्तान तीनों पर नजर रख सके। उसकी नजर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर थी। अमेरिका ने C5+1 नाम का एक नया ग्रुप बनाया और इन देशों पर डोरे डालना शुरू कर दिया। वो पैसे और हथियारों का लालच देकर यहां घुसपैठ करना चाहता था। अमेरिका को लगा था कि भारत, जो क्वाड में उसका पार्टनर है और चीन के खिलाफ उसके साथ खड़ा है, वह मध्य एशिया में रूस के खिलाफ उसकी मदद करेगा। अमेरिका को शायद यह उम्मीद थी कि भारत आईनी बेस खाली नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो अमेरिका को वहां आने का मौका देगा। उन्हें लगा था कि भारत का दुश्मन चीन और अमेरिका का दुश्मन चीन एक ही है, इसीलिए भारत उनकी हर बात मानेगा। लेकिन भारत ने अमेरिका की सारी उम्मीदों पर कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी। भारत ने न सिर्फ बेस खाली किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि यह बेस सीधा रूस के हाथों में जाए। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह अमेरिका को भारत का साफ संदेश है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे गुलाम नहीं।
भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि क्वाड का मतलब यह नहीं है कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस का साथ छोड़ देगा। भारत ने चीन को घेरने के लिए अमेरिका का साथ लिया है, लेकिन वह रूस को घेरने के लिए अमेरिका का मोहरा नहीं बनेगा। यह है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का असली दम। यह है आत्मनिर्भर भारत की विदेश नीति। अमेरिका अब मुंह ताकता रह गया है। मध्य एशिया में घुसने का उसका सबसे बड़ा शॉर्टकट यानी आईनी एयरबेस अब उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस के कब्जे में है, और यह खेल रचा है खुद अमेरिका के दोस्त भारत ने। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए, रूस से दोस्ती भी निभाई और अमेरिका को उसकी हद भी याद दिला दी। यह वह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाता है, किसी के दबाव में नहीं। भारत के इस एक कदम ने न केवल मध्य एशिया बल्कि पूरे वैश्विक शक्ति समीकरण को उलट कर रख दिया। व्हाइट हाउस की स्थिति वैसी थी जैसे किसी शतरंज के खिलाड़ी के सामने उसका सबसे प्यादा अचानक अपनी जगह छोड़कर विरोधी की तरफ चला गया हो। अमेरिकी थिंक टैंक और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार मीटिंग्स कर रही थीं। CIA से लेकर पेंटागन तक में सवाल गूंज रहा था, भारत ने ऐसा क्यों किया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि यह कदम केवल कूटनीति नहीं था, यह इतिहास की गहराई में जमी दोस्त और भविष्य की दूरदर्शिता का संगम था। भारत ने यह दिखा दिया कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब केवल भाषणों में नहीं बल्कि कर्म में होता है। इस खेल में सबसे बड़ा झटका चीन को भी लगा। बीजिंग को उम्मीद थी कि भारत के हटते ही वह ताजिकिस्तान पर अपने निवेश के बहाने कदम जमा लेगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि आईनी बेस अब रूसी सैनिकों के नियंत्रण में है और भारत रूस के बीच गोपनीय तकनीकी साझेदारी समझौता हुआ है, उसकी रणनीति ढह गई। चीन के लिए यह दोहरा झटका था, एक तो रूस और भारत के बीच नई नजदीकी और दूसरा अमेरिका का इस खेल से बाहर होना। चीन के रणनीतिकारों को अब साफ दिखने लगा था कि भारत धीरे धीरे उस भूमिका में आ रहा है जहां वह पश्चिम और पूर्व दोनों के बीच सेतु बन रहा है, लेकिन किसी के अधीन नहीं। यह भारत की उस नीति का परिणाम था जो दशकों से गुट निरपेक्षता के नाम पर सीमित थी। अब वही नीति गुट निर्माण की दिशा में बदल रही थी, यानी भारत अब किसी का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं एक ध्रुव बन चुका था। इस निर्णय के कुछ ही महीनों में असर दिखने लगा। रूस ने भारत को अपनी अत्याधुनिक S-600 हाइपर इंटरसेप्टर मिसाइल तकनीक तक पहुंच दी, जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को वायुमंडल के बाहर नष्ट कर सकती थी। भारत को यह तकनीक देने से अमेरिका और यूरोप के होश उड़ गए, क्योंकि यह वही तकनीक थी जिसे रूस ने कभी किसी देश को नहीं दी थी। इसके बदले में भारत ने रूस को अपने डिजिटल भुगतान नेटवर्क UPI डिफेंस लेयर का सैन्य संस्करण प्रदान किया, जिससे रूसी सेनाएं SWIFT या अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर निर्भर हुए बिना अपने वित्तीय लेन देन कर सकती थीं। यह साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और अंतरिक्ष क्षेत्र तक फैल गई। इस सौदे के बाद रूस ने भारत को आर्कटिक रूट पर नेविगेशन और ऊर्जा साझेदारी में शामिल कर लिया, जिससे भारत को न केवल तेल और गैस की स्थायी आपूर्ति मिली बल्कि यूरोप तक पहुंचने का नया समुद्री मार्ग भी खुल गया। भारत की यह रणनीतिक जीत इतनी गहरी थी कि इसके प्रभाव दक्षिण एशिया से लेकर भूमध्य सागर तक दिखाई देने लगे। अमेरिका अब इस खेल को पलटने की कोशिश में था। उसने भारत को चेतावनी दी कि रूस से बढ़ती नजदीकी उसे पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में ला सकती है, लेकिन भारत ने उसी सख्त लहजे में जवाब दिया, हम अपने हित खुद तय करते हैं। यह जवाब इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि शायद पहली बार किसी देश ने अमेरिका को इतने सीधे शब्दों में उसकी सीमाएं याद दिलाईं। अमेरिका समझ गया कि भारत अब साझेदारी चाहता है, आदेश नहीं। इसके बाद वॉशिंगटन को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। भारत को दबाने के बजाय उसे मनाने की कोशिश शुरू हुई। ब्लिंकेन और जैक सुलिवन जैसे अधिकारी भारत आए, नए समझौते की पेशकश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, रिश्ते बराबरी के होंगे। इस बीच यूरोप ने भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की। फ्रांस ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पैक्ट पर साइन किया और जर्मनी ने भारत को यूरोपियन यूनियन के डिजिटल सप्लाई नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। अब दुनिया यह मान चुकी थी कि भारत के बिना कोई भी वैश्विक रणनीति अधूरी है। उधर एशिया के भीतर पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, IMF ने हाथ खींच लिया और चीन भी उसके कर्जों पर सख्ती करने लगा। अब इस्लामाबाद को यह एहसास हुआ कि भारत से दुश्मनी ने उसे अपने ही भविष्य से काट दिया है। तालिबान के बढ़ते प्रभाव और ISIS-K के हमलों ने पाकिस्तान के उत्तरी सीमांत को जलाकर रख दिया। वहीं भारत की कूटनीतिक जीत ने अफगानिस्तान के भीतर भी नए समीकरण बनाए।
अफगानिस्तान की नई अंतरिम परिषद में भारत समर्थक नेताओं को अहम पद मिलने लगे, जिससे काबुल फिर से दिल्ली के करीब आने लगा। यह सब देखकर अमेरिका, चीन और ईरान तक को यह मानना पड़ा कि मध्य एशिया में अब भारत और रूस का साझा प्रभाव स्थापित हो चुका है। भारत की इस रणनीतिक सफलता के पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक व्यापक ग्रैंड डिजाइन था, जिसका लक्ष्य था भारत को विश्व राजनीति का निर्णायक केंद्र बनाना। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब यह योजना बनाई गई थी, तब उसका मकसद था तीनों मोर्चों, रक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीक पर एक साथ प्रभाव जमाना। भारत ने इस नीति को नाम दिया था त्रिवेणी सिद्धांत, यानी सुरक्षा, समृद्धि और स्वाभिमान का संगम। इसी सिद्धांत पर भारत ने अपनी नई विश्व भूमिका गढ़ी और आज यह स्पष्ट हो चुका था कि दुनिया के हर बड़े संकट में अब भारत की राय ही निर्णायक होगी। G20 सम्मेलन में जब भारत ने ग्लोबल साउथ कनेक्टिविटी कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा, तो 40 से ज्यादा देशों ने तुरंत समर्थन दिया। अमेरिका को मजबूर होकर इस प्रस्ताव में भागीदारी की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि भारत के बिना अब कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। 2025 के अंत तक भारत रूस साझेदारी ने एक नया अध्याय खोल दिया। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से यूरेशिया सिक्योरिटी ग्रिड लॉन्च की, जिसमें ईरान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देश भी शामिल हुए। इस ग्रिड का उद्देश्य था आतंकवाद, साइबर युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा पर साझा कार्रवाई। यह वही भूमिका थी जो कभी NATO निभाता था, लेकिन अब केंद्र था नई दिल्ली। यानी भारत ने एक नई वैश्विक सुरक्षा संरचना की नींव रख दी थी। यह देखकर पूरी दुनिया समझ गई कि अब अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का केंद्र एशिया में है और इस केंद्र का नाम है भारत। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो उस युग की शुरुआत है जहां भारत केवल प्रतिक्रियाओं का हिस्सा नहीं बल्कि निर्णयों का स्रोत बन चुका है। अब भारत वह देश है जिसके एक बयान से तेल की कीमतें बदलती हैं, एक समझौते से बाजार हिलते हैं और एक कदम से विश्व राजनीति की बिसात पलट जाती है। आज जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा, भारत ने हमें ताकत दी जब पूरी दुनिया हमें छोड़ चुकी थी, तो वह केवल रूस का आभार नहीं था, वह दुनिया के लिए संदेश था कि नया विश्व क्रम अब दिल्ली से तय होगा। 2030 का साल इतिहास की किताबों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि यही वह क्षण था जब दुनिया ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बदल चुका है और उसका नाम है भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर जब प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा, अब हम विश्व के दर्शक नहीं निर्माता हैं, तो पूरी सभा में थंडरस स्टैंडिंग ओवेशन गूंज उठा। भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू से लेकर मास्को के रेड स्क्वायर तक और टोक्यो से लेकर पेरिस तक सम्मान के साथ लहराने लगा। पश्चिमी मीडिया, जो कभी भारत को उभरती अर्थव्यवस्था कहता था, अब उसे द डिफाइनिंग पावर ऑफ द सेंचुरी कहने लगा। इस सफर की जड़ें उस दिन बोई गई थीं जब भारत ने नाटो और अमेरिका दोनों की परवाह किए बिना रूस के साथ हाथ मिलाया था। उस एक निर्णय ने भारत को वह पहचान दी जिसकी वह सदी भर से तलाश में था, स्वाभिमान की, स्वतंत्रता की और निर्णायक शक्ति की। अब भारत के पास न केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, बल्कि उसकी रक्षा शक्ति भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। स्वदेशी अग्नि-7 हाइपर मिसाइल सिस्टम ने भारत को ऐसा प्रतिरोधी बल दिया जो किसी भी कोने से दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता था। इसी के साथ इंडियन क्वांटम नेटवर्क की शुरुआत हुई, जो पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित पहला सैन्य सुरक्षित इंटरनेट ग्रिड था। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने भी इस नेटवर्क से जुड़ने की इच्छा जताई, लेकिन भारत ने शर्त रखी, यह नेटवर्क मानवता के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। यह वही आत्मविश्वास था जिसने भारत को बाकी दुनिया से अलग खड़ा किया। 2030 तक भारत की GDP $8 ट्रिलियन पार कर चुकी थी। मेक इन इंडिया अब केवल नारा नहीं, बल्कि वैश्विक औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन चुका था। भारत ने न केवल अपनी जनता के लिए रोजगार पैदा किया, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के नए मॉडल सिखाए। अफ्रीका में भारतीय इंजीनियरों ने जो सोलर वाटर कॉरिडोर बनाए, उन्होंने वहां के सूखे इलाकों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। इसी के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में भी अपनी जगह बना ली। डिजिटल रुपया अब 60 से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त लेन देन मुद्रा बन चुकी थी और इसका संचालन भारत के भारत पे ग्रिड से होता था, एक ऐसी व्यवस्था जिसने डॉलर की पकड़ को पहली बार चुनौती दी। अमेरिका को यह मानना पड़ा कि अब वैश्विक वित्त का नया केंद्र मुंबई और बेंगलुरु हैं। यह वही क्षण था जब दुनिया समझ गई कि भारत केवल रक्षा या कूटनीति में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और तकनीक के हर आयाम में नेतृत्व कर रहा है।
रक्षा मोर्चे पर भारत ने त्रिशूल ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च किया, जिसमें रूस, फ्रांस, इजराइल, वियतनाम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने शामिल होकर एक वैकल्पिक वैश्विक सुरक्षा प्रणाली बनाई। यह गठबंधन किसी के खिलाफ नहीं था, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए था। इसका उद्देश्य था नो वॉर, ओनली डिटरेंस। और इस बार भारत न तो किसी गठबंधन का सदस्य था, न ही उसका विरोधी, बल्कि वह स्वयं गठबंधन का सूत्रधार था। इस नेटवर्क के माध्यम से भारत ने वैश्विक मिसाइल शील्ड बनाई, जिससे किसी भी देश की ओर आने वाला न्यूक्लियर खतरा तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि अमेरिका तक ने इसकी सहायता मांगी और भारत ने उसे शर्तों पर सहायता दी। अब हालात ऐसे थे कि वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों नई दिल्ली से परामर्श लिए बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय निर्णय नहीं लेते थे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी चमत्कार कर दिया था। चंद्रयान 6 और गगनयान 2 मिशन की सफलता के बाद भारत ने सौर मंडल अनुसंधान आयोग की स्थापना की, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो चंद्रमा और मंगल पर स्थायी ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने जा रही थी। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने भी इस मिशन में भारत की अगुवाई को स्वीकार किया। और जब प्रधानमंत्री ने मंगल स्टेशन से लाइव संदेश भेजा, हम केवल धरती के नहीं, अब ब्रह्मांड के भी रक्षक हैं, तो पूरी दुनिया तालियों की गड़गड़ाहट में खड़ी हो गई। इस बीच भारत ने वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा पुनर्गठन किया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की पहल भारत ने शुरू की और पहली बार यूनाइटेड ह्यूमैनिटी काउंसिल यूएचसी यकअप का गठन हुआ, एक ऐसा मंच जहां केवल सरकारें नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने। भारत ने इसे लोकनीति का वैश्वीकरण कहा। इस परिषद की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जहां 160 देशों ने भाग लिया और एकमत से भारत को स्थायी अध्यक्ष चुना। यह क्षण केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सभ्यता का पुनर्जन्म था। प्रधानमंत्री ने कहा, हजारों साल पहले विश्व गुरु की भूमि ने ज्ञान दिया था, अब वह दिशा दे रही है। दुनिया के समाचार चैनलों ने इसे द डॉन ऑफ ग्लोबल धार्मा पॉलिटिक्स कहा। भारत की सांस्कृतिक शक्ति भी चरम पर थी। बॉलीवुड और भारतीय संगीत विश्व मंच पर नंबर 1 बन चुके थे। इंडियन हार्मनी इनिशिएटिव के तहत भारत ने अपनी संस्कृति के माध्यम से शांति और सहयोग का संदेश फैलाया। 2030 में जब पेरिस में ग्लोबल कल्चरल समिट हुई, तो अंतिम कार्यक्रम में 50 देशों के कलाकारों ने भारत के राष्ट्रगान की धुन पर प्रस्तुति दी। यह वही क्षण था जब एक पश्चिमी पत्रकार ने कहा, द वर्ल्ड इज नॉट वॉचिंग इंडिया एनीमोर, द वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडिया नाउ। भारत की सॉफ्ट पावर अब किसी मिसाइल से कम प्रभावशाली नहीं थी। योग, आयुर्वेद और भारतीय शिक्षा मॉडल ने पूरी दुनिया में जीवन शैली का नया अध्याय लिखा। विश्व भर विश्वविद्यालयों में भारत दर्शन और सांस्कृतिक नीति अध्ययन अनिवार्य विषय बन गए। भारत की सीमाओं के भीतर भी नया युग आ चुका था। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक अब विकास के पुलों ने आतंक और अलगाव की दीवारें तोड़ दी थीं। श्रीनगर अब एशिया का इनोवेशन हब बन चुका था, जहां दुनिया के सबसे उन्नत ड्रोन सिस्टम और सैटेलाइट डिफेंस नेटवर्क बनाए जाते थे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने बांग्लादेश और म्यांमार से सीधे व्यापारिक कॉरिडोर शुरू किए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी उछाल आया। भारत के गांवों में अब हर घर में इंटरनेट और सोलर एनर्जी की पहुंच थी और देश की 95% आबादी स्मार्ट हेल्थ नेटवर्क से जुड़ चुकी थी। हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा, डिजिटल पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा मिली। वह सपना जो दशकों से अधूरा था, अब साकार हो चुका था। भारत की यही सामाजिक शक्ति उसकी असली ताकत बनी। अब दुनिया के किसी भी बड़े संकट में भारत सबसे पहले कदम बढ़ाता था, चाहे अफ्रीका में अकाल हो, यूरोप में ऊर्जा संकट या एशिया में युद्ध की आशंका। जब 2029 में साइबेरिया के जंगलों में लगी भयानक आग से पूरा यूरोप धुएं में घिर गया, तब भारत के अग्निरक्षक ड्रोन फ्लीट ने 48 घंटों में आग बुझा दी। रूस ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमने अपने मित्र का हाथ फिर देखा। जब अमेजन वर्षावन में पर्यावरण संकट बढ़ा, तो भारत ने ग्लोबल ग्रीन शील्ड योजना शुरू की और 100 से अधिक देशों को इसमें जोड़ा। आज वह योजना पृथ्वी को बचाने की सबसे बड़ी पहल मानी जाती है। भारत ने यह साबित किया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि करुणा, नवाचार और एकता में है। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से घोषणा हुई कि 21वीं सदी की नई नेतृत्व परिषद का स्थायी अध्यक्ष भारत होगा। यह केवल सम्मान नहीं था, बल्कि दुनिया की स्वीकारोक्ति थी कि भारत अब विश्व गुरु नहीं, बल्कि विश्व मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हम वह भारत हैं जो कभी सुनता था, अब वही बोलता है और दुनिया सुनती है।
जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरी सभा में लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। उस क्षण विश्व के नक्शे पर भारत की जगह केवल भौगोलिक नहीं बल्कि वैचारिक बन चुकी थी। 2030 का सूरज जब दिल्ली के ऊपर उगा तो राजपथ पर लाखों लोग तिरंगा लहराते हुए एक स्वर में बोले,